प्रिय विद्यार्थियों, हमारी क्लास हैं बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर प्रथम प्रश्न पत्र, टॉपिक मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी परास्त हुआ, उसके बाद उसने एक विशाल सेना संगठित करने का प्रयास किया और पुनः उसने एक नवीन युद्ध की संरचना तैयार कर ली थी। वह पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर अपने अपमान का बदला लेने का अवसर ढूंढता रहा। पृथ्वीराज पर दोबारा आक्रमण करने से पूर्व उसने पूर्व तैयारी कर ली थी। वह अपनी सेना में 1,20,000 सिपाहियों की भर्ती की, जिसमें करीब 10,000 घुड़सवार धनुर्धर थे। गौरी के आगमन की खबर सुनकर पृथ्वीराज ने भी तुर्क आक्रमणकारी से निपटने की तैयारी की। उसने उत्तर भारत के अनेक राजाओं के पास संदेश भेजकर सैनिक सहायता भी मांगी। उसके आह्वान पर करीब 150 राजपूत राजा अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की मदद के लिए आ गए। नहीं आने वालों में कन्नौज का राजा जयचंद्र था, जिसकी पृथ्वीराज से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। करीब 3 लाख सैनिकों के साथ पृथ्वीराज युद्ध करने जा पहुंचा। 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। विशाल सेना के बावजूद गौरी के कुशल सैन्य संचालन एवं तुर्की घुड़सवारों की तेजी और दक्षता के कारण पृथ्वीराज पराजित होकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। परंतु गौरी के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी। आधुनिक विद्वान चंद्रबरदाई के इस कथन पर विश्वास नहीं करते। प्रोफेसर सतीश चंद्र का विचार है कि पराजय के पश्चात पृथ्वीराज कुछ समय तक एक अधीनस्थ सामंत के रूप में शासन करता रहा। इस बात की पुष्टि कुछ वैसे सिक्कों से होती है जिन पर एक तरफ पृथ्वीराज का नाम तथा दूसरी तरफ श्री मोहम्मद शाम खुदा है। संभवतः बाद में पृथ्वीराज द्वारा गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के अपराध में उसकी हत्या करवा दी गई। जो भी हो, पृथ्वीराज की पराजय ने जहां राजपूतों के हौसले पस्त कर दिए, वहीं गौरी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। उसने शीघ्र ही झांसी, मेरठ और उत्तर भारत पर अपने अधिकार कर लिया और दिल्ली को अपनी राजधानी का केंद्र बना दिया। गौरी का दूसरा प्रमुख युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र मारा गया। तुर्की सेना ने कन्नौज को भी लूटकर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। नवीन अध्याय से तात्पर्य, प्रिय विद्यार्थी, वह है जिसमें माना जाता है कि एक तरह से जो मुगलों की, जो मुस्लिमों का, जो तुर्कों की जो शक्ति थी, उसकी शक्ति भारत में स्थापित हो चुकी थी। अब एक तरह से भारत पर किसी प्रकार का राजपूत राजाओं का प्रतिरोध खत्म हो चुका था। गौरी के गजनी लौट जाने के पश्चात तुर्की सीमा का विस्तार कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने किया। ऐबक ने मध्य भारत की अनेक शक्तियों को पराजित किया। उसने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलवाड़ा को लूटा, बनारस तथा कन्नौज पर भी आक्रमण किया। इस प्रकार धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया और 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली पर गुलाम वंश की नींव डाली, जिससे कुतुबुद्दीन उसका प्रथम शासक बना। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमें जानकारी होनी चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की नींव डाली थी, तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा अध्याय भारतीय राजनीतिक इतिहास में हुआ, और वह हुआ भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना। एक स्थायी तुर्की साम्राज्य स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। वह इल्बरी तुर्क था और उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। वह मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए इसको गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। गौरी के आक्रमण का महत्व क्या था, इसकी भी हमें जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है। महमूद गजनवी की अपेक्षा मोहम्मद गौरी का आक्रमण ज़्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। महमूद एक आक्रमणकारी की तरह भारत को लूट खसोट करना चाहता था, जबकि गौरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। इस प्रकार से माना जाता है कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण बहुत प्रभावशाली था। उसके आक्रमण ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और इसकी प्रथम नींव सर्वप्रथम है वह मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, मोहम्मद गौरी के गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको हम इल्बरी तुर्क कहा जा सकता है।
जो गुलाम वंश का एक सस्ता भाई माना जाता है। इस प्रकार से दिल्ली में एक केंद्रीय शक्ति की स्थापना हुई जिसे तुर्क शक्ति माना गया। धन्यवाद।